चलिए थोड़ा सा और 2 मिनट और आपको बता दूं जो मेरे पास व्यक्तिगत हुनर है। हर इंसान के पास अपनी हुनर होता है, अपना अनुभव होता है। मैं भी अपना कुछ अनुभव आपको बता दूं 2 मिनट। मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा, भूगोल। मैं भूगोल ही पढ़ाता हूँ केवल, मुझे भूगोल के सिवा कुछ नहीं आता है ना। जो पढ़ाऊंगा भूगोल पढ़ाऊंगा, भूगोल के सिवा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बीपीएससी जिनको देना है, मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डेली एक रूटीन बना लीजिए कि कम से कम, रूटीन वैसे नहीं, वैसे 5 घंटा 10 घंटा 20 घंटा वो रूटीन हम नहीं बना रहे हैं। मिनिमम बनाइए कि कुछ भी मेरा काम पड़े, कितना भी जरूरी काम पड़े, आफत आ जाए, तूफानी आ जाए, सुल्तानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमको कम से कम 2 घंटा करंट अफेयर डेली पढ़ना है। कुछ भी हो जाए, कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, पहला काम। और दूसरा काम, डेली 2 घंटा न्यूज़पेपर और मैगजीन करंट अफेयर हो गया, कम से कम 2 घंटा बोला हूँ। और दूसरा प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर मतलब केवल बीपीएससी का नहीं, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होने वाला है संडे को पेपर, है ना। उत्तर प्रदेश पीसीएस, किसी को जाना है क्या? यूपी किसी को जाना है? उत्तर प्रदेश पीसीएस का फॉर्म किसी ने डाला है? नहीं डाला, कोई बात नहीं। तो यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, झारखंड हो गया, राजस्थान आरपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, इन सब का 10 साल का सवाल आप लगा जाइए। अगर आप पूरे का लगाना चाहते हैं 10-10 साल का सवाल, तो डेली 150 प्रश्न का टारगेट रखना पड़ेगा। बात हम हीरा लुटा रहे हैं और आप टीन के चक्कर में पड़े हैं। इधर देखिए ना भाई, नगीना फेंक रहे हैं तो लूटिएगा ना जी। अगल बगल में बतिया के टीन के चक्कर में काहे पड़े हैं? हम सही बोल रहे हैं। बीपीएससी एकमात्र ऐसा आयोग है, बीपीएससी एकमात्र ऐसा आयोग है जिसका पीटीएम कभी फेल नहीं किए, कभी नहीं। सो के गए तब भी नहीं, पढ़ के गए तब भी नहीं। इसलिए जो बोल रहा हूं सुन लीजिए, वो सब रामबाण औषधीय बता रहा हूं, जो बता रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए। ये हम अपने मेरे फायदे के लिए नहीं है, ये आपके लिए। एक खोल के बोल रहा हूँ, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, लाइव के सामने बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो भैया 53-55 में मेरा पहली बार एज हुआ था, तब से लेके 66 तक में कभी पीटी नहीं रुका, आज तक नहीं हुआ। जब भी हुआ जनरल में हुआ, मतलब हम ईडब्ल्यूएस में अब आ गए हैं, पहले जनरल में थे, अब नया सर्टिफिकेट बन रहा है ईडब्ल्यूएस, तो अब आ गए। लेकिन इस बार भी मेरा 66-65 दोनों में हुआ, तो जनरल में ही हुआ। तो आपको हम अपना अनुभव बता रहे हैं कैसे पीटी पास करना आसानी से। दुनिया के पूरे भारत में जितना भी होता है एग्जाम, जितने भी स्टेट का पीसीएस है, उस सब में सबसे आसान पीटी बीपीएससी का होता है, सबसे आसान। अगर फेल कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं के पीटी पास नहीं कर पाएंगे। बोले सर कैसे आसान है, बता रहा हूँ। 2 घंटे डेली, कम से कम। अगर 3 घंटे पढ़ते तो और बढ़िया बात है, करंट अफेयर। और डेली 2 से 3 घंटे आप समय दीजिए प्रीवियस पेपर पर। प्रीवियस पेपर का मतलब, प्रीवियस पेपर मतलब जितने भी सवाल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से, साइंस से, करंट तो छोड़ दीजिए, पुराना करंट क्यों पढ़िएगा, करंट छोड़ दीजिएगा। और जैसे आप यूपी का, भाई बात कर इधर सुन लो, यूपी स्पेशल बना रहे हैं, तो यूपी स्पेशल में, सॉरी यूपी का बना रहे हैं मतलब आप पीसीएस, तो उसमें यूपी स्पेशल क्वेश्चन छोड़ दीजिए और करंट छोड़ दीजिए। करंट तो हमेशा पुराना हो गया वो। फिर अगर मान लीजिए 2012 का राजस्थान का पेपर बना रहे हो, तो राजस्थान स्पेशल छोड़ दो, करंट छोड़ दो, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन बना लो, जो सिंपल हिस्ट्री का है, सिंपल ज्योग्राफी का है। तो जितने भी स्टेट हैं उन सब का क्वेश्चन आप लगा लीजिए 10 ईयर, प्रत्येक स्टेट का। हिंदी भाषा क्षेत्र में जितना भी पीसीएस हुआ, सबका पेपर आप लगा लीजिए 2 से 3 बार, अगर हो पाए 3 बार। तो 2 से 3 बार तब होगा जब डेली 150 से 200 क्वेश्चन का टारगेट आप रखिएगा। अब पढ़िए तो व्याख्या के साथ पढ़िए, जब भी पढ़िए आंसर तो क्या पढ़िए, व्याख्या के साथ। जैसे मान लीजिए पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया कि गांधी जी ने किस सेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। तो कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन, ये बात बोला, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब एक बात क्वेश्चन बता रहा हूँ। कराची ऑप्शन दिया, उसमें कलकत्ता अधिवेशन भी 1917, कराची 1931, बम्बई 1934। तो अब सारे अधिवेशन के बारे में डिटेल वही पढ़ लीजिए, व्याख्या के साथ पढ़िए। कुछ किताबें आती हैं व्याख्या के साथ, एक घटना चक्र तो है ही, लेकिन अरिहंत का एक आता है कंबाइंड, अरिहंत का बोलिएगा और अध्ययनवार हल प्रश्न पत्र,
अरिहंत पब्लिकेशन में अध्ययनवार हल प्रश्न पत्र आईएएस पीसीएस का बोले कंबाइंड जो आता है वो दे दीजिए, 400 या 500 रुपये में आएगा। उसमें सारे स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन रहेगा। टॉप मतलब जैसे मान लीजिए यूपी है तो एक ही जगह 10 साल का मिलेगा आपको, और उसमें बनाया हुआ है प्राचीन भारत मध्यकालीन कॉलम बनाया है स्टेट स्पेशल, तो उसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, आराम से आप छोड़ छोड़ के पढ़ दीजिएगा आराम से। मैंने स्टेट स्पेशल को छोड़ सकते हैं, करंट को आप छोड़ सकते हैं, आपको उसमें दिख जाएगा। तो आप डेली डेट्स कम कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, क्लास का होमवर्क करो चाहे ना करो, लेकिन कम से कम डेली 3 घंटा करंट अफेयर, 2 घंटा कम से कम, मैक्सिमम 3 घंटा करंट अफेयर, और 2 घंटा से 3 घंटा, अब चाहे जितना देर में 150 क्वेश्चन हो जाए, हम होने वाला 2 घंटा 3 घंटा, जितना देर में 150 क्वेश्चन पढ़ लें, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि डेली 25 क्वेश्चन पढ़ लेना। अब 2 महीना समय है, अब हाई लेवल का एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, अब छोटा मोटा डोज से काम नहीं चलेगा। तो कम से कम 2 से ढाई घंटे प्रीवियस पेपर और 2.5 घंटे करंट, तो 5 घंटा। ये क्लास के अलावा ये 5 घंटा आप रिजर्व रखिएगा। किसी का बर्थडे हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, कोई बीमार हो, कम से कम ये 5 घंटा आपके पास डेली होना चाहिए पीटी तक। कुछ भी हो, बोलो कि आफत आ जाए, सुल्तानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमको ये 5 घंटा ये करंट अफेयर और प्रीवियस पेपर का सेशन देना। जिस लड़के के द्वारा ये 2 महीना यानी 60 दिन प्रीवियस पेपर और करंट को रेगुलर पढ़ा गया, हम लाओ यही लिख देते हैं स्टाम्प पेपर पे, आपका पीटी रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जी। लेकिन जो इसको नहीं किया उसका पीटी कराने वाला भी कोई पैदा नहीं लिया है, उसका पीटी नहीं होगा। जाओ तुम ना पढ़ के देखो और जाकर बैठना, तुम्हारा पीटी नहीं होगा। अब पहले से पढ़े हुए तो अलग बात है जो सच्चाई हो बता दिए। बुरा लगेगा थोड़ा कि क्या बोल रहे हैं सर, इतना क्लास व्लास कर रहे हैं। हम क्लास का तो फायदा है ही, ये तो टीचर लोग से हमसे मिले तभी तो ये बात बताया। ये तो टीचर तो अपना अनुभव देंगे, जो पढ़ाएंगे उसमें आपको वो करेंगे ही, तो ये काम आपको करना है। अब बाकी 5 घंटे के बाद जो वक्त बच जाए, आपको लगता है नहीं और पढ़ सकते हैं, तो उसमें साइंस पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, क्योंकि बीपीएससी में करंट के बाद जो वेट रहता है वो साइंस का और मॉडर्न हिस्ट्री का। तो बचा हुआ समय में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए और विज्ञान पढ़िए, साइंस मॉडर्न हिस्ट्री। साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़िए, फिजिक्स से उतने क्वेश्चन नहीं आते, केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। खूब पढ़िए साइंस, खूब पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री, साथ में अगर ये भी कर लिए 3-4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम और निकाल के, यानी सब मिला कितना 5 4 9 घंटा, यानी क्लास के बाद 8 से 9 घंटा आप निकाल लेते हैं 2 महीना। कष्ट कितना दिन है, 2 ही महीना ना। एक बार पीटी वाला लिस्ट में नाम टंग जाएगा तो अंदर से कैसा फीलिंग होगा कि चलो हम भी मेंस के लिस्ट में अब आ गए, मेंस हमको देना है, तो फिर एक नया तैयारी में आप लगेंगे। हाँ नहीं होगा तो फिर अगले साल फिर पीटी की तैयारी में लग जाएंगे, 1 साल आपका बर्बाद। अब पटना में 1 साल एक्स्ट्रा रहना कितना खर्चीला काम है आपको पता है। आप अपने पिताजी से पूछिए, खर्चा वही देते हैं, वो जोड़ के बता देंगे कितना दिए हैं तुमको। क्लियर है? हम आपको डरा नहीं रहते, मतलब करना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता है। तो चलिए भूगोल में हम लोग लगते हैं, कहीं भी लटका क्या है भैया भूगोल। देखो बच्चा, ज्योग्राफी में एकदम ध्यान से सुनना, ज्योग्राफी से टोटल बीपीएससी की बात करो, बोले सर सबकी बात कर लिए सर, इतना आता उतना आता, भूगोल के में कितना आता बताए नहीं। तो भूगोल में ज़्यादा नहीं आता, इसीलिए मैं भूगोल पढ़ने की सलाह ज़्यादा नहीं दिया। 10 से 12 क्वेश्चन भूगोल से, वही स्थिति पॉलिटी की भी बेचारा के है, हम लोग साथ ही चलते हैं। 10 से 12 वही बात इकोनॉमिक्स का भी है, 10 से 12 3 सेक्शन जो है ना। इकोनॉमिक्स में भी वो इकोनॉमी नहीं आता, करंट इकोनॉमी आता है। आज जो बीपीएससी में 14-12 प्रश्न आएगा ना, वो सब भारत का बजट, बिहार का बजट, भारत के इकोनॉमिक सर्वे, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, IMF, WTO, इसके अलावा WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनका जो रिपोर्ट है भारत के लिए, जैसे IMF के द्वारा 2020-21 में या 21-22 में भारत का ग्रोथ रेट कितना एज्यूम किया गया, ये सब क्वेश्चन मैगजीन में आता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना किया गया, तो ये आप तैयार कर लें। करंट बजट, इकोनॉमिक सर्वे भारत, बिहार और वर्ल्ड के इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के डाटा, तो आपका 14 में से 12 क्वेश्चन, 12 में से 10 क्वेश्चन एकदम होना तय है। क्लियर है? बजट में अच्छे से करिएगा, ये सब बराबर आते हैं। एक बिहार स्पेशल को लेकर के बड़ा इस समय खौफ चल रहा है, बड़ी खौफ क्रिएट है कि बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में आप बिहार की हिस्ट्री पढ़िए, केवल बिहार का इतिहास वही एक्स्ट्रा पढ़ा। पॉलिटी में क्या चेंज होगा, जैसा विधान सभा, विधान परिषद यहाँ होगा बिहार में, वैसा ही यूपी में होगा, खाली नंबर ऑफ मेंबर खाली चेंज हो जाएंगे, बाकी प्रक्रिया तो सेम होगा। तो पॉलिटी क्या बिहार स्पेशल पढ़िएगा आप, हिस्ट्री पढ़ लीजिए बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। अब बाकी बजट, इकोनॉमिक सर्वे तो बिहार का बोलबे क्या पढ़ने के लिए,
अब बाकी बिहार में ज्योग्राफी में क्या पढ़िएगा, तो सबसे पहला काम तो क्या कीजिए कि बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसका मैप आप तैयार कीजिए। पहले बिहार में जितना जिला है, 38 जिले हैं ना भाई, 38 जिला का मैप तैयार करने का मतलब क्या, प्रत्येक जिले की चौहद्दी याद रखिए मोटा मोटी, कि भागलपुर के उत्तर में कौन जिला, पश्चिम में कौन जिला, पूरब में कौन जिला, दक्षिण में कौन जिला, अरवल के पूरब में कौन, पश्चिम में कौन, उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन, अबाउट आप याद रखिए, एकदम एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है। कटिहार के आसपास कौन जिला, बक्सर के आसपास कौन जिला, मतलब पूरे बिहार के जिलों पर कम से कम 2 से 3 दिन टाइम आप दे दीजिए अलग से, तो आपका बिहार का कम मैक्सिमम एरिया क्लियर हो जाएगा। कौन नेपाल की बाउंड्री टच करता है, कौन सा जिला यूपी का बाउंड्री टच करता है, कौन सा जिला बंगाल का करता है, कौन सा जिला झारखंड का करता है ना, ये क्लियर हो जाएगा। और प्लस में बिहार की जनसंख्या देख लीजिए, बिहार का जो फसल कृषि है, कौन कौन सी कृषि की जाती है, कितना उत्पादन है, थोड़ा सा करंट डाटा देख लीजिए। बिहार में जनजाति देख लीजिए, बिहार में कौन कौन सी जनजाति, ऐसे तो बिहार में शेड्यूल ट्राइब झारखंड के बनने के बाद बहुत कम हो गया, झारखंड के बनने के बाद यहाँ पर आदिवासी की संख्या, ट्राइब्स की संख्या कम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ जनजाति यहाँ रहते हैं, तो उसको देख लीजिए आप। तो कुछ नहीं है, अब पार्ट टाइम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन भी बिहार स्पेशल को देंगे ना। और मैं तो कहूँगा बिहार स्पेशल में अभी तक जितना क्वेश्चन आया है बीपीएससी में आज तक बिहार स्पेशल से ट्रेडिशनल क्वेश्चन, उसको आप लगा लीजिए। आपको बिहार से 20 क्वेश्चन आएगा तो 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर ही रहता है, बाकी 8-10 क्वेश्चन नया रहता है, और उसमें भी बजट और करंट अफेयर मिला लेंगे तो पूरा हो जाता है ठीक है ना। तो बिहार स्पेशल ज़्यादा खौफनाक चीज़ नहीं है, हफ्ते में 1 से 2 दिन आप जब भी मर्जी हो आप दे दीजिए बिहार को, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे कहिएगा तो हम लोग कराएंगे, कहीं कोई कहिएगा कि कराएंगे ही आप लोगों को। हमारा मकसद है कि यहाँ जो टीम बैठा है ना, ये पूरे टीम को में का रोल नंबर हम रहे, तब ना एक बार बम करेंगे हम लोग कि भाई जितना पढ़ा है सबका हो गया, किसी का औकात है ऐसा। अरे आपका रिजल्ट हम लोग की संपत्ति में क्या, टीचर की संपत्ति में क्या रहता है, भांजने तो रहता है। टीचर अगर 2 कोचिंग के टीचर मिल गया तो कोची भांजेगा, तुम्हारा कितना सिलेक्शन हुआ, इतना, हमारा इतना हुआ। अब यही ना हम लोग का शक्ति प्रदर्शन है, और करवाएगा कौन, आप लोग। मेरा शक्ति प्रदर्शन किसके मदद से होगा, आपके मदद से। आप मेहनत, क्योंकि हम तो इतना बोल देंगे 2 घंटा ही पढ़ो, 2 घंटा ही पढ़ो, पढ़ेगा कौन। हम देखने जा रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बोलेंगे सब पढ़ रहे हो ना जी, कल आए पूछे सब, तो सब बोलेगा यस सर, पर उसमें पता 10% पढ़ता है, वो सब झूठ बोल रहा है। ये जो कल से पूछेंगे कर रहे हो ना, तब अगर यस सर बोलो, ये विद्या मंदिर है, मंदिर में झूठ बोलना समझते हो ना कितना खतरनाक होता है। हाँ तो आज यहाँ झूठ मत बोलना डरा दिए थोड़ा ताकि झूठ ना बोलो। चलो सरस्वती माता का मंदिर है, चलिए बिहार इस पे समझ गए आप, आगे चलिए। देखो बच्चा, भूगोल ध्यान दो इधर, भूगोल को हम लोग, ज्योग्राफी को हम लोग 2 हिस्सा में बांट कर पढ़ेंगे। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ये जो भारत का भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इससे अगर 12 सवाल आता है तो 6 प्रश्न यहाँ से रहेगा और 6 प्रश्न यहाँ से। किसी का ज़्यादा वेट या किसी का कम वेट नहीं है, सबका बराबर वेट है। अब कभी कभी किसी साल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड से ज़्यादा पूछ लिया तो लोगों ने उसी का सवाल देखा तो क्या बोला, सर वर्ल्ड से ज़्यादा आता है। अब किसी साल इंडिया से ज़्यादा आ गया तो सर इंडिया, ऐसा नहीं है, वो किस्मत के 2 प्रश्न वहाँ से ज़्यादा या कम चलता रहता है, डेटली बराबर नहीं होता। लेकिन 6 प्रश्न यहाँ से और 6 प्रश्न यहाँ से आते हैं, इसलिए कम फोकस किसी को भी नहीं करना होगा, बराबर फोकस करना होगा, पूरा फोकस करना होगा। तो जो इंडिया का सिलेबस है और विश्व के भूगोल का सिलेबस है, ये प्रिंटेड फॉर्म में हम तैयार कर रहे हैं इसका सिलेबस, उसको हम आप लोग को प्रिंट बंटवा देंगे। यहाँ पर आएंगे ना तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है एक प्रिंट कल या परसों तक आपको हम दिलवा देंगे सबको, भूगोल में खास करके, कि क्या क्या टॉपिक हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि आपको भी पता चलता रहेगा कि सर ने क्या क्या पढ़ा दिया और अभी क्या क्या बाकी है। तो थोड़ा सा आप भी, जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया चलो जी खत्म, सर अभी तो 2 टॉपिक और इसमें लिखा है जो नहीं पढ़ाए हैं आप, तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाता है आपके लिए, खास करके मेरे लिए तो दिक्कत हो जाता है। सिलेबस देख तुमको पढ़ाना पड़ेगा, और नहीं दिए तो फिर जो पढ़ा दिए अंतिम तक, चलो ठीक है हो गया जी। सिलेबस जरूर, क्लास शुरू किया हूँ इसलिए जरूरत नहीं है, बिल्कुल अभी शुरुआत किया हूँ। यानी भारत के भूगोल में शुरुआत किया हूँ। उसमें पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ाना है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। उसमें पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, भारत का पठार। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, भारत का मैदान। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, भारत का द्वीप। आप जानते होंगे भारत के कब्जे में कई सारे द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, न्यू मोरे द्वीप, गंगा सागर द्वीप, अलियाबेट द्वीप, खड़ियाबेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, कई सारे द्वीप हैं। उन सब का मैप बनाएंगे,
इंडिया का मैप। अब मैप में बनाकर दिखाएंगे कौन सा आइलैंड कहाँ है, उसके आसपास की जगह को क्या बोलते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ कौन सी जनजाति रहते हैं, स्पेशल प्रकार के कोई जीव जंतु रहता है तो भी मेंशन साथ में हम करेंगे। यानी कि पूरी डिटेल में हम आइलैंड पढ़ेंगे भारत का। आइलैंड का मतलब ऐसा जगह, ऐसा जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे बोलते हैं आइलैंड। ऐसा जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं, आइलैंड। और ऐसा जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, पेनिनसुला। क्लियर है? ये तो बात बेसिक चीज है कि जो चारों तरफ से जमीन पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। चारों तरफ से पानी से घिरा उसे क्या बोलते हैं, द्वीप। और जो तीन तरफ से पानी से घिरा उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तीन तरफ से पानी से घिरा उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर है? और जो चारों तरफ से पानी से घिरा उसे द्वीप। और ऐसा पानी जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, उसको बोलते हैं झील। क्या बोलते हैं, झील, तालाब, पोखरा, जो बोलना है बोल दीजिए। छोटा है तो पोखर, और थोड़ा बड़ा है तो तालाब, और उससे ही बड़ा है तो झील, है ना। तो भैया चारों तरफ से जमीन से घिरा हो ऐसा पानी उसको झील, और ऐसा पानी जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो, है ना, उसको खाड़ी बोलते हैं। खाड़ी यानी बे या गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ हडसन, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यानी ऐसा पानी जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो, तीन तरफ से, दूसरे तरफ से खुला हो, उसे बोलते हैं खाड़ी। और ऐसा पानी जो चारों तरफ जमीन से घिरा हो उसे बोलते हैं झील, लेक। क्लियर हो गया? तो हम द्वीप पढ़ाएंगे डिटेल में आपको, मैप बना के भारत का द्वीप। मैदान के बारे में कह दूँ, थोड़ी सी भी जानकारी दे दूँ। भारत के मैदान, आप जहाँ बैठे हैं बिहार में, कौन सा इलाका, मैदानी इलाका है। हम लोग किस इलाके में बैठे हैं, प्लेन इलाका में बैठे हैं, मैदानी। नदियों द्वारा जो मिट्टी काट कर, या पवन द्वारा यानी अपर्दन के दूतों के द्वारा, ये कह सकते हैं इरोजन के जो एजेंट हैं, एजेंट ऑफ इरोजन के एजेंट के द्वारा जो जमीन तैयार की जाती है उसी को बोलते हैं हम लोग मैदान। या ऐसा जमीन जो सी लेवल से कम 150 मीटर ऊंचा हो, ऐसा नेचुरल लैंडस्केप जो सी लेवल से, समुद्र तल से कितना ऊंचा हो, 150 मीटर, जो देखने में लगभग प्लेन जैसा लगे, फ्लैट लगे, उसे क्या बोलते हैं, मैदान। उसे क्या बोलते हैं, प्लेन। अब प्लेन का निर्माण सिर्फ नदी नहीं करती, पवन भी करती है। पवन भी महीन मिट्टी के पार्टिकल को उड़ा कर लाती है, और जहाँ पर पवन का वेग कम हो जाता है, भाई पवन उड़ा के लाएगी मिट्टी, लेकिन हवा का जहाँ वेग ही कम हो जाएगा वो फिर ढो पाएगी मिट्टी को, वहीं जमा कर देगी जहाँ पवन का वेग कम होगा। तो जानते हैं ना कि पानी जिस मिट्टी को बहा कर ले आए, यानी जिस मैदान का निर्माण पानी से हो, जल से हो, उस मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ अंग्रेजी में उसको एलुवियल सॉइल, हिंदी में उसके 3 नाम हैं, जलोढ़ मिट्टी, कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी। 64वीं बीपीएससी में पूछा था कि नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं, और लड़का लोग पढ़ के गया था जलोढ़ मिट्टी। कछारी ऑप्शन दे दिया तो कुछ और काली मिट्टी लगा के सब चलाया। बोले सर कछारी कौन नाम दिया था, समझ ही में नहीं आ रहा था। अरे पर्यायवाची भी पढ़ के जाओ, कछारी मिट्टी, कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, सब एक के बात है ना। पानी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। और हवा द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को लोएस मिट्टी, लोएस। वैसे पवनोड़ भी बोल सकते हैं, जल के जलोढ़, तो पवन से हवोड़ मत कर दीजिएगा, पवनो, है ना, लोएस। हवा द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं, लोएस। भारत में लोएस का मैदान बहुत कम है, लेकिन आप सब जाएंगे चीन में, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोएस के मैदान, यानी पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार चीन में है। हाँ थोड़ा सा है, मैंने क्या बोला कि इंडिया में उतना नहीं है, मेनली आप जाएंगे तो चीन में है, उत्तरी चीन में। चीन के जो उत्तरी हिस्सा है ना, वहाँ पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी यानी लोएस मिट्टी का सबसे अधिक। अरे पवन द्वारा जो मिट्टी उड़ाकर लाई जाए तो उसे क्या बोलते हैं, लोएस मिट्टी, टेक्निकल नाम है लोएस। अब इसे पवनोड़ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पूछा जाए पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी सबसे ज्यादा किस देश में, बोलो, पीछे वाला भी बोलो भाई, सब नए ही हैं, कोई पुराने बच्चे नहीं हैं। कुछ लोग स्पेशली मान के बैठे कि हम नया है, हम ना बोलेंगे, हम 2-4 दिन पहचान हो जाएगा तब बोलेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। अब हम मुझे देखकर लग रहा है कि हमसे भी पहचान करना पड़ेगा किसी को, जितना आसानी से हम आपसे पहचान कर लिए, नहीं आपको लग रहा है कि सबसे जाना पहचाना मास्टर है ये, है ना, देखो ये सबसे ज़्यादा पहचान रहा है। वैसे भी छूट है भाई, मेरे क्लास में
मुझे कुछ लोग ऐसे भी जो वैसे मुझे पहले से जानते हैं, वो जानते हैं माना कि जाए आप तो हमसे कोई इकोनॉमिक्स भी का प्रश्न अमूमन अगर पिछले 5-6 बिना साल झिझक, बिना के डरे, ट्रेंड को देखें आप, ढीठ बन के पूछ सकते हैं। ढीठ समझते हो ना? तो इकोनॉमिक्स में बड़ा ढीठ है 3 जी, तरह के क्वेश्चन आ मारे रहे हैं हैं 2-3 आपको। फैट तब भी नहीं भाग रहा है। एक तो इकोनॉमिक्स जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, चलिए मैं ये कह रहा हूँ भैया कि जैसे जीडीपी, जीएनपी वगैरह, पवन द्वारा उड़ाकर बैलेंस ऑफ लाई गई मिट्टी पेमेंट, कैसे सोचा था मुद्रा का विस्तार, मूल्यन कितनी बार हुआ, उत्तरी चीन में, चीन में भी कहा, पंचवर्षीय योजना तो खैर बीपीएससी उत्तरी का चीन में, और उत्तरी चीन में क्या कहा जाए आपको बता दूं कि लोहे से मिट्टी जो होता है ना, उसका रंग पीला होता है। कैसा रंग होता है? पीला होता है। क्यों? ऑक्सीडेशन के कारण। उस मिट्टी में क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। इस कारण से मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? पीला। आपको पता है उत्तरी चीन से एक नदी बहती है, वांगो नदी। चीन की सोख कहते थे उसको पहले, अब नहीं है। चीन की सोख है वांगो, और वांगो उसी क्षेत्र से बहती है, तो मिट्टी का रंग पीला है, तो पानी का रंग भी कैसा हो जाता है? पीला। इसीलिए वांगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। वांगो नदी को हम दूसरे नाम येलो रिवर के नाम से भी उसे जानते हैं। अब भुलाएंगे नहीं ना। और जहाँ गिरती है ना समुद्र में, उसका भी नाम है येलो सी, पीला सागर। जहाँ उस प्रशांत महासागर में जिस जगह पे वो गिरती है, प्रशांत महासागर के जिस भाग में वो गिरती है, उसका नाम है पीला सागर। हालांकि चिल्हा की, उसका स्पेशली नाम है चिल्हा की खाड़ी। कहाँ गिरती है? चिल्हा की खाड़ी, वांगो नदी। उसको चीन का दुख कहते थे, शोक कहते थे, लेकिन अब वो चीन के लोग वहाँ पर, चीन की सरकार ने उसमें डैम वगैरह बनवा के उसकी ऐसी इस तरह से मरम्मतीकरण करवाया कि अब वो शोक नहीं है। जैसे चंबल आपके यहाँ है ना, खतरनाक नदी बिहड़ बनाती है, वैसी वो भी था, वांगो भी था। चंबल के डुप्लीकेट है वांगो, वैसा ही काम वहाँ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो कंट्रोल कर ली। खैर, तो मैदान हम पढ़ेंगे डिटेल में, 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे उसके विस्तार के आधार पर, एक पढ़ेंगे उसके बनावट के आधार पर। अब बनावट के आधार पर मैदान को बांटेंगे कितने भागों में? 4 भागों में। बनावट के आधार पर मैदान को कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। भाबर, तराई, बांगर और खादर। सुना होगा नाम आपने। तराई तो सब लोग सुने होंगे, नेपाल की तराई है ना। तो भाबर, तराई, बांगर और खादर पढ़ेंगे हम लोग। भाबर, तराई, बांगर, खादर। अब विस्तार के आधार पर पढ़ेंगे तो विस्तार मतलब जहां जहां फैला है उसके आधार पर। जैसे पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, इकोनॉमिक्स का पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, अपर गंगेटिक प्लेन, उत्तरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मिडिल गंगेटिक प्लेन, मध्य गंगा का मैदान, लोअर गंगेटिक प्लेन, निचला गंगा का मैदान। उसके बाद असम और ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम ब्रह्मपुत्र का द्वारा असम में बनाया जाता है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसके बाद पढ़ेंगे तटीय मैदान। तो मैदान में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। पठार, आज हम पठारी आपको शुरू कर देंगे। आज प्लेट्यू हम शुरू कर देंगे, जो पहला टॉपिक है वहीं से शुरू कर दिया जाए, ज़्यादा बेस्ट होता है ना। तो प्लेट्यू पढ़ेंगे। तो प्लेट्यू में हम पढ़ेंगे, भारत में प्लेट्यू को 8 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 8 भागों में। सबसे पहले परिभाषा समझिए, पठार कहते किसको हैं? किसको बोल देंगे पठार? तो दुनिया में ऐसा कोई भी प्राकृतिक भूदृश्य, अब आप खुद बना दीजिएगा, ईंटा से तो नहीं होगा, नेचुरल लैंडस्केप, ऐसा दुनिया का कोई भी प्राकृतिक जमीन, नेचुरल लैंडस्केप जो देखने में टेबुलिस लगे, चौरस लगे, ऐसे नहीं, नुकीला न लगे बल्कि टेबल जैसा लगे, जो देखने में फ्लैट लगे, टेबुलिस लगे, और जिसकी ऊंचाई सागर तल से 300 से 600 मीटर के बीच हो, उसे क्या बोलते हैं? पठार, है ना। द नेचुरल लैंडस्केप which was established on the height of 300 to 600 मीटर, है ना, फ्रॉम सी लेवल। क्लियर है? जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कितना हो? कम से कम 300 से 600 मीटर हो, और देखने में फ्लैट लगे, उसे क्या बोलते हैं? पठार। लेकिन नेचुरल लैंडस्केप, ये ना कि अपना घर बना लिए 300 मीटर ऊंचा था, उसको ही पठार है सर, इसको ही पठार में घोषणा करिए, है ना, ऐसा नहीं है। हो गया? समझ में आया? तो भारत में पठार को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? 8 भागों में। 8 भागों में कौन कौन? डेक्कन लावा प्लेट्यू। डेक्कन आपने सुना होगा, एक क्रिकेट का टीम था आईपीएल में, अभी आईपीएल जीता भी है चेन्नई सुपर किंग। धोनी फिर से नाम कमा लिए हैं। धोनी जी बेचारे चल रहे थे, क्रिटिसाइज के शिकार थे, लेकिन धोनी जी इस बार आईपीएल जिताए तो अपने दम पर नहीं, अंतिम मैच में खेले अपने दम पर, लेकिन बाकी मैच में फिसड्डी साबित हुए हैं। लेकिन जो कैप्टन होता नाम उसका हो जाता है। इसलिए कभी भी आपका क्रिटिसाइज हो तो डरिए मत, वक्त का काम करते रहिए, केवल वक्त का इंतजार कीजिए। फर्स्ट रैंक आ जाएगा बीपीएससी में ना, तो फिर वही जो क्रिटिसाइज करते थे वो आके हाथ मिलाएंगे, अपना नंबर दे दीजिए प्लीज, है ना। तो जो भी हो, तो अभी इस बार 65 का रिजल्ट आया, कई लोग टॉप किए। अभी कल मुलाकात हुई एक लड़का टॉपर से, अंकित कुमार, टॉप 10 में है, मिलवाया गया हमसे। अंकित कुमार जी, इनको बीएएस मिला है। तो जब लगे सर को हम जानते हैं पहले से, इनका वीडियो अगर हम देखते रहते थे पहले, तो अच्छा लगा, कम से कम
अब ठीक है, खुशी मिल गया, अपना तकलीफ खत्म हो गया। चलो एक स्टूडेंट मिल गया जो हमारा वीडियो देखता था, अच्छा हुआ। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टॉप कर सकता है। आप अपने आप को क्या मान के बैठिए, फर्स्ट रैंक, सब मानेगा अपने आप को फर्स्ट रैंक, तब ना कंपटीशन होगा। चलिए क्या लिखा, हाँ पठार में पढ़ाएंगे डेक्कन लावा प्लेट्यू। पहला पठार क्या पढ़ाएंगे, डेक्कन लावा प्लेट्यू। क्रिकेट का टीम था डेक्कन चार्जर, जब खत्म हो गया है अब उसका नाम हो गया सनराइजर हैदराबाद। डेक्कन लावा प्लेट्यू, डेक्कन मतलब होता है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। सुन लो, डेक्कन का मतलब होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये पूरे एरिया को बोलते हैं डेक्कन, डेक्कन लावा प्लेट्यू। वहीं पर एक अखबार निकलता था डेक्कन हेराल्ड, एक न्यूज़पेपर का नाम भी है, एक टीम भी था डेक्कन चार्जर। इसके अलावा आप सुने होंगे कि जब शाहजहां भारत का राजा था तो अपने बेटे औरंगजेब को उसने डेक्कन का गवर्नर बनाया था। अब पूरे मुगल काल में एकमात्र औरंगजेब था जिसे डेक्कन को राजा बनने से पहले उतना ज़्यादा अनुभव था। राजा बनने से पहले डेक्कन का ज़्यादा अनुभव न तो बाबर के पास था, न हुमायूं के पास, न अकबर के पास, न जहांगीर के पास, न शाहजहां के पास। राजा बनने के पहले डेक्कन का जितना अनुभव किसके पास था, औरंगजेब के पास उतना किसी के पास नहीं था। इसीलिए देखोगे कि डेक्कन में 2 राज्य थे, बीजापुर और गोलकुंडा, वो किसी भी राजा के कब्जे में नहीं आया। अंततः उसको किसने कब्जे में लिया था, औरंगजेब ने। अनुभव था तभी तो ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि डेक्कन का मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये पूरे क्षेत्र को डेक्कन। और चूंकि प्लेट्यू लावा से बना है इसलिए इसका नाम पड़ गया डेक्कन लावा प्लेट्यू। उसके बाद पढ़ेंगे मालवा का पठार। मालवा सुनते ही लगता होगा कि मध्य प्रदेश पहुंच गए। मालवा, मालवा, मालवा का युद्ध, मालवा इतिहास में भी कभी फेमस रहा है, पता है। पूरे मध्य प्रदेश में मालवा का इलाका बड़ी उपजाऊ है, बड़ी फर्टाइल है। तो आज तक पूरे इतिहास में देखिएगा तो इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई मध्य प्रदेश को लेकर, तो मालवा को लेकर लड़ा गया, मालवा को लेकर लड़ा गया। और पूरे मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश बंजर है, उतना बढ़िया नहीं है। केवल मालवा प्रदेश उनका जो है ना बड़ी फर्टाइल है, वहीं पर सोयाबीन की खेती होती है, वहीं पर दाल की खेती होती है, बड़ी फर्टिलिटी उसके अंदर है। तो जब भी लड़ाई हुआ इतिहास में तो मालवा को लेकर, तो बिना भूगोल के इतिहास का काम चलने वाला नहीं है, साथ में लेकर चलना पड़ेगा। भूगोल को भी तभी जाके इतिहास बढ़िया समझ में आता है। तो समझ में आ गया, मालवा मतलब मध्य प्रदेश ही केवल नहीं बल्कि उसका विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। उसके बाद पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार, पढ़ेंगे भी लिखवाएंगे, चिंता मत करो, सुन लो केवल अभी। बुंदेलखंड नाम सुनकर लग रहा है वो यूपी और एमपी। बुंदेलखंड यूपी और एमपी, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे, पश्चिमी यूपी और पश्चिमी एमपी के बॉर्डर पे मिलेगा कौन, बुंदेलखंड। आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई का नाम। 57 की क्रांति में झांसी से कौन लड़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो, बुंदेलो, देखिए ये शब्द आ गया, बुंदेलखंड। हमने क्या बोला, बुंदेलखंड। बुंदेलो हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलो, तो बुंदेलो मतलब बुंदेलखंड। इसका मतलब झांसी का जो एरिया होगा वो किसमें आएगा। तो आज के बाद अगर बुंदेलखंड पहचानना हो तो कहाँ ढूंढिएगा, झांसी के आसपास, यानी कि झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ये मध्य प्रदेश में, ये पूरा जो ये सब डिस्ट्रिक्ट का नाम बोल रहा था, ये सारे जिले में फैला हुआ है कौन। लेकिन अब कहीं सर हमको कैसे याद होगा, तो ट्रिक बता दिया ना भाई कि आपको ढूंढना हो तो झांसी के आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें घेरा लगा दीजिए, वो सब बुंदेलखंड है। क्लियर है। बघेलखंड नाम सुना होगा, बघेलखंड, इस ये भी यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है, लेकिन पूर्वी यूपी और पूर्वी एमपी के बॉर्डर पे है बुंदेलखंड, बघेलखंड। पश्चिमी एमपी पश्चिमी यूपी के बॉर्डर पे बुंदेलखंड, और पूर्वी एमपी पूर्वी यूपी के बॉर्डर पे बघेलखंड। क्लियर है। इसमें आप जिला के नाम पूछेगा तो मिर्जापुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, इसके बाद सोनभद्र, यूपी में आइएगा तो इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। इसके बाद एमपी में आइएगा तो कहाँ, एमपी में आ जाइएगा तो सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर तक पूरा इलाका जो है किसमें आ जाता है, बघेलखंड में। क्लियर है, ये सब बघेलखंड है। उसके बाद पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ का नाम ही से लग रहा है कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ में। और इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे दंडकारण्य का पठार, जैसे बस्तर का पठार, ये सब छत्तीसगढ़ के पठार का ही हिस्सा है। इसके बाद पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार, नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर संतरा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, संतरा के लिए। और छोटा नागपुर झारखंड में, लेकिन छोटा नागपुर प्लेट्यू का विस्तार झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में,
मयूरभंज साइड, मयूरभंज, कालाहांडी, क्योंझर, मयूरभंज, कालाहांडी, क्योंझर, ये सब जगह उड़ीसा का बोल रहा हूँ, कोरापुट, है ना, ये सब पूरा किसमें आ जाता है, छोटानागपुर के प्लेट्यू में ही आ जाता है। छोटानागपुर ये सब खनिज मिलता है जी, बहुत भारी मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, इसीलिए छोटानागपुर के पठार को भारत में खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं। पूछा जाए किस पठार को गोडाउन्स ऑफ मिनरल कहते हैं, तो क्या आंसर दीजिएगा? छोटानागपुर के पठार को खनिजों का क्या बोलते हैं? भंडार गृह के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? पीछे वाले बोलना, एक्सप्रेशन देते रहना कि समझ में आ रहा है, एकदम मूर्ति मत बन जाना ऐसे। समझ में आया जी? अरे बोल दो कि हाँ, कुछ लोग तो हाँ भी बोलेंगे ऐसे। समझ में नहीं आया? समझ में आया? अरे ना में ऐसे ऐसे करो, हाँ में ऐसे ऐसे करो, बदल दो थोड़ा, हिलते डुलते रहिए, है ना, वरना लोग समझ लेते हैं मरा हुआ। आज एक डायलॉग है, हिलते डुलते रहिए। एक लाइन है जैनेंद्र का नहीं, दुष्यंत कुमार का। दुष्यंत कुमार की एक लाइन है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर माने दर्द, दुख, अब ज्यादा पीटी फेल करेंगे तो सुसाइड कर लेंगे। अब पीटी फेल बर्दाश्त नहीं होता, होता ना, ज्यादा 3 बार से पीटी फेल कर रहा हूँ, अगली बार फेल कर गया तो कैसे जीऊंगा। होता है सपना भाई, मैं बीपीएससी निकालूंगा सपना है, एसडीएम बनूंगा सपना है। और सपना कहते हैं सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। जिस दिन आपके ड्रीम्स मर जाते हैं उस दिन आप मर जाते हैं, जिंदा वो लाश बन के रहते हैं आप। जब रिजल्ट आएगा बीपीएससी का ना, टॉपर्स का नाम देखिएगा, काश एक अटेम्प्ट और मिल जाता, हम भी बन जाते हैं। होता है ऐसा, तो एक बार मरने से अच्छा है, बार बार मरने से अच्छा है एक बार मर जाओ, बढ़िया से पढ़ लो, मर के हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर शहर हर गांव में, हर शहर हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। लाश भी हाथ हिलाते रहे ताकि कोई मरा हुआ ना समझ ले, है ना। इस बस्ती में सभी जिंदा हैं, लूटने वाले का दम निकल जाए कि सभी जगह हुए, सभी जिंदा है, भागो यहाँ से वरना काट कर रख देंगे सब। हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये दुष्यंत की पंक्ति, आग जलाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, है ना। कितना भी प्रेशर हो, क्योंकि दुख का मुस्कुराने से कोई संबंध नहीं है। अगर आप बहुत तकलीफ है तो उससे हंसी क्यों रोक ले? हंसने से दुख कम हो जाए, ना हंसेंगे तो दुख कम हो जाएगा क्या? ये जब तकलीफ भी हो तो खूब हंसी है, मुस्कुराइए। पड़ोसी को समझ में आया कि नहीं ये आदमी लगता है स्ट्रांग है। मैंने आपका पड़ोसी जो आपसे जलता है ना, वो हमेशा जले, तकलीफ में भी खूब जोर से हंसी, लगे कि आप बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बता दिए उसको ना कि दुखी हैं, तो आप पर वो हावी हो जाएगा। उसको मुस्कुराते रहिए, बोलो ना जी। तो कल तो तुम्हारे साथ दुर्घटना हो गया, तो दुर्घटना तो हो जिंदगी का हिस्सा है, और दुर्घटना तो हम इतना देखें कि अब मेरे लिए वो खेल हो गया है। कहोगे ये कल के खेल खेल करके आ रहा हूँ, मैंने समझ ना बात ना, पड़ोसी हावी ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सिखाऊंगा जीवन जीने का कला, जैसे मैं जिया हूँ, उतना अनुभवी तो नहीं हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उतना बताता रहूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो भैया समझ में आ गया, छोटानागपुर का पठार खनिजों का भंडार गृह उसको कहते हैं। और अंतिम उसके बाद पढ़ेंगे 7वें नंबर का मेघालय का पठार। मेघालय का पठार जो पहले छोटानागपुर पठार का ही भाग था, लेकिन किसी भ्रंश के कारण, किसी जमीन के धंस जाने के कारण वो अलग हो गया। छोटानागपुर के पठार से बताएंगे कौन सा धंसा था। मेघालय का पठार, उसके बाद पढ़ेंगे लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? लद्दाख का पठार। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन है? लद्दाख का पठार। एरिया में सबसे ज्यादा कौन है? डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन का लावा पठार। चलिए अब लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत का पठार। टाइम कितना हो रहा है? तो कोई थोड़ा लिखो, लिस्ट बना देता हूं। नंबर 1, भारत के पठार में लिख लीजिए ऐसे एक लाइन कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ प्लेट्यू इन इंडिया। उसी तरह से में अगर प्लांट की बात कर पढ़ते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ प्लेट्यू इन इंडिया। भारत में पठार को 8 भागों में बांट कर पढ़ते। परिभाषा समझ में आ गया ना? क्वेश्चन जो है, डेफिनेशन तो समझ गए, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 300 से बायोलॉजी से 600 मीटर, और देखने में जो फ्लैट लगे सब क्या है? पठार। बस नेचुरल होना चाहिए,
आर्टिफिशियल नहीं। क्या लिखिए, आजकल तो जमाना ऐसा आ गया जी कि आर्टिफिशियल स्नोफॉल करवा रहा है आदमी। कई शहर में व्यवस्था है, आप जून महीना में जाइएगा ना तो आर्टिफिशियल बना हुआ पूरा पहाड़ जैसा बना दिया अंदर, और पूरा बर्फ फ्रीजर से जमा दिया, और ऊपर से बर्फ का फुहारा, उसमें 500-700 रुपये लगेगा एक आदमी का टिकट। 2 घंटा जाके बर्फ़ का लुत्फ उठाइए आप, उसी में एक दूसरे से खेलिए, फ़ोटो खिंचवाइए, सेल्फी लीजिए। लोग पूछेगा कि जून में आप कहाँ बर्फ़ से खेल रहे थे जी? अरे तुमको क्या पता, अभी हम नॉर्वे से आ रहे होंगे। भांजने में क्या है, झूठ कोई पकड़ रहा है कहाँ से आए हैं। और नॉर्वे चला गया, तुम तो पटना जाने के लिए कर्जा लेता था, और नॉर्वे कैसे चला गया तुम? बोले बाबू तुम नहीं जानते हो कहाँ तक लिंक अपना है, चेला लोग है, फ्री में भेज दिया सब। लिखिए आगे, नेक्स्ट। क्या लिखे लास्ट? 8 भागों में पठार को बांटकर पढ़ते। लिखे पहला, डेक्कन लावा प्लेट्यू। डेक्कन लावा, दक्कन का लावा पठार, हिंदी में दक्कन का। समझ तो गए कहाँ विस्तार है? डेक्कन का मतलब बताया हूं। डेक्कन का मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये पूरे क्षेत्र को डेक्कन कहते हैं। डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन का लावा पठार। दूसरा लिखिए, प्लेट्यू ऑफ मालवा। प्लेट्यू ऑफ मालवा माने मालवा का पठार। मालवा का पठार बता दिया हूं। मालवा का मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। मालवा यानी हिंदी में मालवा का पठार। मालवा के पठार को प्यार से लोग सोयाबीन का पठार भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सोयाबीन की खेती होती है, इसलिए इसको सोयाबीन का पठार भी बोल देते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे राजस्थान में और भी नाम है इसके, पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तत्काल इतना लिख दीजिए। तीसरे नंबर पे लिखिए बुंदेलखंड। बताओ, अभी बताया ना बुंदेलखंड। बुंदेलखंड माने झांसी के आसपास का क्षेत्र। बुंदेलखंड मतलब झांसी के आसपास क्षेत्र। बुंदेलखंड का पठार। जो ट्रिक बताया हूँ पढ़ने का, उसको आज से ही फॉलो शुरू कर दीजिए। रियल में पीटी की लिस्ट में अपना नाम टंगवाना है तो काम अभी से शुरू कर दीजिए सभी लोग। कल नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। रहीम दास जी बोले। रहीम दास जी का नाम सुना है? रहीमन निजमन की बेखा, मन ही राखो गोए, शून्य लिए लोग सब बांट ले हैं कोय। है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। जो भी वो रहीम दास जी अकबर के समय थे, उन्होंने बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था, तजुके बाबरी नाम से। और वो जब अकबर राजा था ना, उसमें फैजाबाद के गवर्नर थे। वो कहाँ गवर्नर थे? रहीम दास जी को कहाँ गवर्नर बनाया गया था? फैजाबाद का। तुलसीदास को भी ऑफर मिला था, पर वो बोल दिए सीधा सीधा। क्या बोले? हाँ तो जाकर राम के पढ़ो लिखो दरबार, अब का तुलसी होएंगे नर के मनसबदार। भगवान राम क्या नौकरी कर रहे हैं, वहाँ ठीक ठाक सैलरी मिलता है, हम नहीं आएंगे आपके यहाँ। बोल दिया हाँ तो जाकर राम के पढ़ो लिखो दरबार, अब का तुलसी होएंगे नर के मनसबदार। कुंभन दास को ही बुलाया अकबर ने, चलिए बना देते हैं गवर्नर। कुंभन दास बोले संतन को कहाँ सिकरी सुकाम, सिकरी मैंने फतेहपुर सिकरी, संतन को कहाँ सिकरी सुकाम, आवत जात कमर, पनहिया मतलब कमर, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गए हरि नाम। तो तुम्हारे आते जाते तुम्हारा भगवान का नाम बिसर गया। अब भगवान का नाम ही बिसर जाएगा तो नौकरी करने का क्या फायदा है? लेकिन हाँ, रहीम दास जी ने क्या किया, गवर्नर का पद स्वीकार कर लिया। फैजाबाद के गवर्नर थे। जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड का पठार, ये सब एक्स्ट्रा की जानकारी है, जानते रहिए थोड़ा थोड़ा, इससे आपको एग्जाम हॉल में लगता है ये सब। एक बार लड़के ने कल कहा मुझसे एक दूसरी कोचिंग में कि सर आप जो एक्स्ट्रा बात बोल देते हैं ना, बहुत क्वेश्चन वहाँ से आ गया है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ इसको आप ध्यान में रखिएगा, खाली जो बताया हूँ। प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलता मैं, जो बोलता हूँ उसका कोई ना कोई मकसद होता है। प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। अगला ये चौथा नंबर, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, प्लेट्यू ऑफ बघेलखंड, प्लेट्यू ऑफ। इतना उतार लीजिएगा तो बोलिएगा, ठीक है? तो बदल देते हैं पेज। 5 नंबर पे लिखिए प्लेट्यू ऑफ छत्तीसगढ़। प्लेट्यू ऑफ
छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार। इसी में बोला था मैंने आपको कि इसी में दंडकारण्य का पठार भी है और इसी में बस्तर का पठार भी है। अंग्रेजी में बस कर लीजिए प्लेट्यू ऑफ दंडकारण्य। प्लेट्यू बस्तर कर लीजिएगा अंग्रेजी में, इसी में है। छठे नंबर पर लिखिए प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर। इसको खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं, इतना ज़्यादा मिनरल्स मिलता है इसमें, ये खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं। 7 नंबर हिंदी में लिख दीजिए छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर मतलब बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। 7 नंबर पर लिखिए मेघालय का पठार, प्लेट्यू ऑफ मेघालय, यानी मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। नंबर 8 प्लेट्यू ऑफ लद्दाख, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख, लद्दाख का पठार। कर लिए नोट। अब इसके बारे में डिटेल मैप और क्या क्या है इसके अंदर, पूरी क्लास एक लगेगा, पूरे 1 घंटा 1.25 घंटे की क्लास होगी, तब भी हो सकता है कि आध प्लेट्यू बच जाए, क्योंकि छोटनागपुर प्लेट्यू और डेक्कन लावा प्लेट्यू में बहुत टाइम लगता है। इसलिए भाई हो सकता है इसको 2 क्लास में हम फिनिश कर लेंगे। एक बार फिनिश कर देंगे तो फिर हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा। फिर कोई भी भारत का परीक्षा दीजिए, सिविल सर्विसेज से लेकर बिहार सिविल सर्विसेज तक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, कैसा लगा क्लास आप लोगों को? फीडबैक दे दो भाई, झूठ नहीं, सही है तो बताना। समझ में आया? क्लास में मज़ा आया? चलिए, तो ऐसे ही मज़ा लेकर पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या ज़रूरत है, कि क्या ज़रूरी है एक इंसान को अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो उन्होंने कहा, सफल व्यक्ति हैं वो है IAS टॉपर शाह फैसल। कश्मीर का एक अकेला बच्चा है जो IAS टॉप किया था। अब बिहार में तो 3 लोग टॉप किए हैं। तो उससे मैंने पूछा कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो बोला 3 फार्मूला। हम तीनों बता दीजिए जल्दी से, लिख लें, काम हो जाए मेरा। तो बोले कि मेहनत पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला भी मेहनत, तीसरा भी मेहनत, मेहनत मेहनत मेहनत, इसके अलावा और कोई फार्मूले नहीं है। ठीक है, तो किसी भी सफलता के लिए केवल मेहनत ही विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, चलिए।